नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी में। मैं हूं प्रीति सिंह। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 9वां कार्य दिवस है। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले हम हाजिर हैं राज्यसभा और लोकसभा में आज होने वाले कामकाज का पूरा ब्यौरा लेकर हमारे खास कार्यक्रम संसद में आज के साथ आपको बताएंगे दोनों सदनों के एजेंडे में कौन से महत्वपूर्ण कामकाज शामिल हैं। साथ ही ये समझने की कोशिश करेंगे कि आज सत्ता पक्ष और विपक्ष की क्या रणनीति रह सकती है। संसद के एजेंडे से जुड़ा हर अपडेट देने के लिए संसद भवन परिसर में मौजूद है हमारे संवाददाता पवन कुमार शर्मा, जो हमें लोकसभा से जुड़ा तमाम अपडेट देंगे। साथ ही मेरी सहयोगी कृति मिश्रा हमारे साथ जुड़ेंगी, जो राज्यसभा से जुड़ा तमाम अपडेट हम तक पहुंचाएंगी। इसके अलावा स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेडी से राज्यसभा सांसद सुजीत कुमार हमारे साथ चर्चा करेंगे। साथ ही बीजेपी से लोकसभा सांसद प्रदीप कुमार चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार राकेश शुक्ला जी भी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ संसद में आज में जुड़ने के लिए। आज के एजेंडे को लेकर आप तीनों मेहमानों से करेंगे विस्तार से बातचीत, लेकिन सबसे पहले देखते हैं संसद में आज की सुर्खियां। लोकसभा में आज एक विधेयक पेश और 3 विधेयक चर्चा और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध। पेश किए जाने वाले विधेयकों में निरसन और संशोधन विधेयक 2022 शामिल। लोकसभा में संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश 4था और 5वां संशोधन विधेयक 2022 पर होगी चर्चा की शुरुआत। राज्यसभा में विनियोग संख्यांक 5 और 4 विधेयक 2022 पर होंगे विचार और लौटाए जाने के लिए पेश। तो आज का एजेंडा क्या रहेगा, विस्तार से नजर डालेंगे, इस पर चर्चा भी करेंगे। लेकिन उससे पहले एक नजर दोनों सदनों में शुक्रवार के दिन क्या कुछ रहा, इस पर नजर डाल लेते हैं रिकैप के जरिए। शीतकालीन सत्र के 8वें कार्य दिवस यानी शुक्रवार को दोनों सदनों में गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के दौरान संकल्पों पर चर्चा की गई। साथ ही लोकसभा में संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश 3रा संशोधन विधेयक 2022 पारित हुआ। दोनों ही सदनों में लोकहित से जुड़े तमाम मुद्दों को सदस्यों ने उठाया। आज का एजेंडा देखें तो दोनों सदनों की कार्यसूची में अहम कामकाज लिस्टेड है। एक नजर सबसे पहले लोकसभा में क्या कुछ रहेगा खास। लोकसभा में आज 3 विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। सदन में आज संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश 4था संशोधन विधेयक 2022, संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश 5वां संशोधन विधेयक 2022 और समुद्री जल दस्युता रोधी विधेयक 2019 पर चर्चा होनी है। सदन में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी वित्त मंत्रालय संबंधित अनुदानों की मांगों 2022-23 से संबंधित बयान देंगे। कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों 2022-23 से संबंधित बयान देंगे। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों 2022-23 से संबंधित बयान देंगे। पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों 2022-23 से संबंधित बयान देंगे। लोकसभा महासचिव नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थतम केंद्र संशोधन विधेयक 2022 के बारे में राज्यसभा से प्राप्त संदेश की सूचना देंगे। साथ ही सदन में प्रश्नकाल के दौरान अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। अलग अलग अहम पत्र सभा पटल पर रखे जाने हैं और नियम 377 के अधीन लोकहित के मुद्दों पर चर्चा होना भी आज लिस्टेड है। लोकसभा में कई अहम संसदीय समितियों के प्रतिवेदन और विवरण भी आज पेश किए जाने हैं। सांसद डॉक्टर किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधित समिति के प्रतिवेदन और सांसद राजेंद्र अग्रवाल शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन पेश करेंगे। सीधा संसद भवन परिसर का रुख करते हैं। मेरे सहयोगी पवन कुमार शर्मा इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, नए हफ्ते की शुरुआत हो रही है, 10वां कार्य दिवस है, किस तरह के आसार, माफ कीजिएगा 9वां कार्य दिवस है, किस तरह के आसार लोकसभा में? प्रीति, जैसा हम जानते हैं कि लोकसभा में प्रश्नकाल से शुरुआत होती है, 20 प्रश्न सूचीबद्ध रहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नकाल होने वाला है आज जो लिस्टेड क्वेश्चंस हैं उसमें। और दूसरी बात है कि जैसा आपने बताया कि 2 जो समितियां हैं, स्थायी समितियां जो संसद की हैं, उनके रिपोर्ट पेश होनी है। पहली रिपोर्ट जो है वो है SC एंड ST वेलफेयर से संबंधित है। डॉक्टर किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी उसके अध्यक्ष हैं।
एक्शन टेकन रिपोर्ट जो है 18वीं और 19वीं एक्शन टेकन रिपोर्ट जो है एससी और एसटी के कल्याण से संबंधित महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, वो पेश होनी है। दूसरी जो रिपोर्ट है वो जो है एजुकेशन, वुमेन, चिल्ड्रन, यूथ और स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। राजेंद्र अग्रवाल इस समिति के अध्यक्ष हैं, वो रिपोर्ट रखेंगे। तो दो अहम जो ये रिपोर्ट हैं ये रखी जानी है सदन के पटल पर। उसके बाद जो है एक बिल है प्रीति, द रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल 2022। कानून मंत्री जो है किरेन रिजिजू इस बिल को रखेंगे। जो गैर ज़रूरी कानून है उससे संबंधित ये बिल है, उसको पेश करेंगे सदन में। तो ये पेश होना है ये बिल। और 3 जो बाकी बिल है वो लिस्टेड हैं। उसमें एक बिल है द कॉन्स्टिट्यूशन एसटी ऑर्डर 4th अमेंडमेंट। ये जो 4th अमेंडमेंट वाला बिल है कॉन्स्टिट्यूशन संविधान विधेयक से संशोधन से जुड़ा हुआ है, इसमें है। इसमें कर्नाटका की जो जनजातियां हैं, एसटी ट्राइब हैं, एक है काडू कुरुबा और साथ में है बेटा कुरुबा। ये 2 जनजातियां हैं जिनको कि शामिल किया जाना है एसटी लिस्ट में, स्टेट की, कर्नाटका की। तो ये 4था अमेंडमेंट वाला जो संविधान विधेयक है वो उससे जुड़ा हुआ है। और जो ये अगले वाला है द कॉन्स्टिट्यूशन एसटी ऑर्डर 5th अमेंडमेंट वाला है, ये छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। छत्तीसगढ़ में जो अनुसूचित जनजातियां हैं उसमें धनुहर, धनुवर, सोनरा, सावनारा और भिंजिया, ये समुदाय हैं। इनको शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट में शामिल किया जाना है। उससे रिलेटेड ये 5th अमेंडमेंट वाला जो ऑर्डर है वो इसमें लिस्टेड है। और उसके तीसरा जो है वो है एंटी मैरीटाइम पायरेसी बिल 2019। ये कई दिनों से लिस्टेड है प्रीति, ये वाला बिल जो मैरीटाइम वाला है। पहला बिल है समुद्री चीज़ों को लेकर जो है, डकैतियों को लेकर और समुद्री सुरक्षा को लेकर ये अहम बिल है। ये कई दिनों से लिस्टेड है। तो ये अहम कार्यसूची है आज अगर हम लोकसभा की बात करें तो। बिल्कुल पवन, जाहिर तौर पर मैं ये समझना चाहूंगी कि अब जो नए हफ्ते की शुरुआत हो रही है और हम लगातार ये समझ भी रहे हैं कि जो शीतकालीन सत्र है उसमें कार्य दिवस कम है और एजेंडा अभी भी काफी है विधायी कामकाज को लेकर। अगर हम देखें तो क्या रणनीति रह सकती है फिलहाल? प्रीति, जैसे हमने पिछले हफ्ते भी देखा कि जो भारत चीन वाला जो सैनिकों के बीच में झड़प हुई है, उस मुद्दे को लेकर, भारत चीन संबंधों को लेकर विपक्ष की तरफ से चर्चा की मांग हुई है। चाहे लोकसभा की बात हो चाहे राज्यसभा की बात हो, दोनों ही सदनों में विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि इसके लिए जो है समय दिया जाए, सुनिश्चित किया जाए। सरकार की तरफ से कहा गया है कि ये क्योंकि रक्षा मंत्री ने बयान दिया है, ये संवेदनशील मुद्दा भी है, इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ तक चीन की बात है, तो चर्चा के लिए वो नहीं है। पर अहम दूसरे कामकाज के लिए सारी चीज़ें तो वही कि वो विपक्ष का कहना है कि 0 आवर ना हो, इस पर चर्चा हो जाए। और जो है सरकार की तरफ से कहना है कि जो लिस्टेड चीज़ें हैं वो पहले निपटा दी जाए, चर्चा के लिए भी हम तैयार हैं। तो ये गतिरोध बना हुआ है पर सुचारू कामकाज चल रहा है और ऐसी उम्मीद है कि इस हफ्ते भी ये कामकाज चलेगा। आगे कम से कम लोकसभा में काम हो रहा है, 0 आवर में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो जन समस्याएं हैं, जनहित के लोग हैं, उनको मौका मिल रहा है। जो 0 आवर में लोग लिस्टेड हैं उनके साथ ही जो वहाँ मौजूद रहते हैं उनको भी प्रश्न पूछने का मौका मिल रहा है। तो जब सदन चलता है, सेशन चलता है, तो उस दौरान हर एक सांसद की इच्छा रहती है कि वो अपने क्षेत्र की समस्याओं को देश के सामने रख पाए, संसद में रख पाए और उनके ऊपर काम हो, अच्छा हो। तो ये चल रहा है और उम्मीद है कि ये आगे भी चलेगा। छोटे मोटे गतिरोध प्रीति हमेशा ही जारी रहते हैं सभी सेशन। ठीक है पवन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तमाम अपडेट आपने लोकसभा से जुड़ा हम तक पहुंचाया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रदीप कुमार जी, आप इस हफ्ते को कितना अहम मान रहे हैं कामकाज की दृष्टि से? पिछले कई दिनों से लोकसभा का सत्र चलने के बावजूद बहुत अच्छे तरीके से संसद की कार्रवाई चल रही है और हमें इस हफ्ते भी उम्मीद है कि बहुत ही अच्छा सत्र चलेगा। जो महत्वपूर्ण लोकसभा के कार्य होते हैं उनको पूर्ण करने का काम बहुत अच्छे सुचारू रूप से चलने की हमें पूर्णतया रूप से आशा है। बिल्कुल। सुजीत जी? प्रीति जी, ये तो बहुत खुशी की बात है कि ये सत्र में सदन लगभग ठीक चल रहा है। राज्यसभा में छोटे मोटे गतिरोध हुए हैं, चाइना का जो इनकर्सन है तवांग वैली में उसको लेके, और मेरे ख्याल से सरकार को उसमें चर्चा करना चाहिए था। रक्षा मंत्री जी ने उसमें स्टेटमेंट दिया हाउस में, लेकिन मैं तब भी कहा था आप ही के चैनल में कि उस पर चर्चा होनी चाहिए। बहुत ही सेंसिटिव और अहम मुद्दा है देश की सुरक्षा को लेके, लेकिन लगभग ठीक ही चल रहा है। और जैसे पवन जी बता रहे थे, जब 0 आवर क्वेश्चन आवर डिस्टर्ब होता है
तो लोगों के जो समस्या होते हैं, अपने क्षेत्र के समस्या होते हैं, राज्यों के समस्या होते हैं, ये हम लोग सदन में पेश नहीं कर पाते हैं। बहुत अपेक्षा रहती है लोगों की कि हमारे सांसद जब जाते हैं दिल्ली तो संसद भवन में हमारी समस्याओं को वहाँ पे पेश करेंगे, मंत्रियों से मिलेंगे और उसका समाधान हल निकालने का कोशिश करेंगे। तो बहुत ही ये खुशी की बात है। ये आज 9वां दिन है, फिर भी 8 दिन से अच्छा चल रहा सदन। और कुछ अहम बिल्स भी हैं, जैसे आपने बताया लोकसभा में एंटी पायरेसी बिल है, तो अभी जैसे इंडिया एक मैरीटाइम पावर बन रहा है, तो ये बहुत ही अहम बिल है। ST ऑर्डर अमेंडमेंट बिल है, और आज एप्रोप्रिएशन बिल है राज्यसभा में, और जो रिपील ऑफ लॉस बिल भी है। तो ये मैं उम्मीद रख रहा हूँ कि ये सप्ताह भी बहुत ही अच्छा और सुचारू रूप से चलेगा। राकेश जी, जैसा सुजीत जी भी कह रहे हैं कि अगर लोकसभा में देखें तो रिपील एंड अमेंडमेंट बिल है और जो अनुसूचित जनजातियों से जुड़ा बिल है, सैद्धांतिक सहमति रहती है इस तरह के बिल्स को लेकर, तो कामकाज को लेकर क्या आसार आपको लग रहे हैं? मुझे लगता है कामकाज को लेकर कोई बहुत बड़ी विसंगति की संभावना नहीं दिख रही। जिस तरीके से 8 दिन बेहतर तरीके से सदन चला, उसी तरह से आगे भी सदन बेहतर तरीके से चलेगा। लेकिन भारत चीन संबंध को लेकर मेरा व्यक्तिगत मत ये है कि इसको सदन में चर्चा करने की बजाय ऑल पार्टी मीटिंग करना चाहिए, और उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष को इस विषय पर कूटनीतिक तरीके से विचार करना चाहिए, और विपक्ष के पास यदि कोई सकारात्मक सुझाव है तो उसको सरकार को मानना चाहिए। ये ऐसा विषय है कि जिसको सार्वजनिक तौर पे चर्चा करना मुझे लगता है राष्ट्र हित में उचित नहीं होगा। इस पे ऑल पार्टी मीटिंग हो, सभी लोगों के अपने राय रखी जाए और उस राय के हिसाब से सरकार आगे का कदम उठाए। बिल्कुल ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और राज्यसभा यानी उच्च सदन में क्या आज खास रहेगा इस पर एक नजर डाल लेते हैं। राज्यसभा में आज 2 विधेयक विचार और लौटाए जाने के लिए पेश किए जाएंगे। साथ ही सदन में प्रश्नकाल के दौरान अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। नियम 377 के अधीन सदस्य लोकहित से जुड़े मुद्दों को उठाएंगे और सभा पटल पर अहम पत्र भी रखे जाएंगे। राज्यसभा में इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते मंत्रालय के अनुदान मांगों 2022-23 के संबंध में वक्तव्य देंगे। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट मंत्रालय के अनुदान मांगों 2021-22 के संबंध में वक्तव्य देंगे। उच्च सदन में विभिन्न प्रतिवेदन और विवरण पेश किए जाने भी लिस्टेड है। सांसद विवेक ठाकुर शिक्षा, महिला, बाल, युवा कार्यक्रम और खेल संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन, और सांसद समीर उरांव अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के प्रतिवेदन पेश करेंगे। कृति मिश्रा मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है राज्यसभा से जुड़ा तमाम अपडेट देने के लिए। कृति, बताइए राज्यसभा में किस तरह से रणनीति रह सकती है, किस तरह से एजेंडा खास रह सकता है नए हफ्ते की शुरुआत? जी हाँ प्रीति, देखिए अगर हम शुरुआत से बात करें, जब से विंटर सेशन की शुरुआत हुई है प्रोडक्टिव हमें सेशन देखने को मिल रहा है, जहां पर कई महत्वपूर्ण बिल पास हो चुके हैं, चाहे वो एनर्जी कंजर्वेशन बिल हो, वाइल्ड लाइफ बिल हो। इसके अलावा हमने पिछले फ्राइडे देखा कि किस तरह से प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन पर भी एक सार्थक चर्चा देखने को मिली। हमने ये भी देखा कि कुछ मुद्दों पर व्यवधान रहा, लेकिन अगर हम कह सकें कि जो सदन की कार्यवाही है वो प्रोडक्टिव रही है। और अगर हम इस हफ्ते की बात करें और आज का जो कामकाज है उसकी बात करें तो देखिए सबसे पहले 0R की बात करते हैं। 267 नोटिसेस दी गई हैं ऑपोजिशन की तरफ से। रंजीता रंजन, अमी याग्निक, सैयद नासिर हुसैन और JB मेथर, जो चाइना की सिचुएशन है उस पर 267 नोटिस है। साथ ही साथ जो RJD के सांसद हैं मनोज झा, उन्होंने बिहार के लिए एक स्पेशल पैकेज देने की बात कही है, उसके लिए भी उन्होंने 267 का नोटिस दिया है। साथ ही अगर हम 0R की उसके बाद अगर मुद्दों की बात करें तो जो सांसद विवेक ठाकुर हैं BJP के, उन्होंने एक नोटिस दी है ताकि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को अमेंड किया जा सके, जैसे हीनियस क्राइम बढ़ रहे हैं। साथ ही अगर हम YSRCP MP विजय साई रेड्डी की बात करें तो उन्होंने एक नोटिस दी है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाए विजयवाड़ा में। तो काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो 0R में आएंगे। और साथ ही अगर हम प्रश्नकाल की बात करें, लगातार देखिए चेयर से भी ये कहा गया है कि प्रश्नकाल बेहद महत्वपूर्ण है, जहां सरकार की अकाउंटेबिलिटी तय होती है। देखिए 58 मिनिस्ट्रीज, 93 डिपार्टमेंट्स, उनको कैरेक्टराइज करके अगर हम आज की बात करें तो राज्यसभा में जो मंत्रालयों जो जवाब देने का दिन है वो सिविल एविएशन, कोल, डिफेंस, MSME, जल शक्ति, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, हाउसिंग। तो बेहद महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाएंगे, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन को लेकर हो, उड़ान जो उड़े देश का आम नागरिक उसकी स्कीम को लेकर हो, कोल रिजर्व्स के बारे में हो, तो बेहद महत्वपूर्ण सवाल भी किए जाएंगे। साथ ही जैसा कि आपने बताया कि जो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ हैं उनकी रिपोर्ट्स भी आएंगी। और अगर हम गवर्नमेंट बिजनेस की बात करें तो देखिए अप्रोप्रिएशन बिल आज लिस्टेड है। अप्रोप्रिएशन बिल बेहद अहम है सरकार के लिए, क्योंकि इससे अप्रूवल मिलता है आर्टिकल 114 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है
उसमें सरकार कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से फंड विड्रॉ कर सकती है पार्लियामेंट के अप्रूवल के बाद। तो हमने पहले भी देखा कि लोकसभा में किस तरह से इस पर सार्थक चर्चा हुई। विपक्ष ने कई मुद्दों पर अपनी चिंता भी जताई, चाहे वो महंगाई को लेकर हो, रुपी वैल्यू को लेकर हो, इसके अलावा ग्रोथ को लेकर हो, या फिर फिस्कल डेफिसिट को लेकर हो। हमने लोकसभा में देखा कि किस तरह से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी बातों को लेकर जवाब दिया, चाहे वो महंगाई हो। वित्त मंत्री ने यह साफ किया कि सरकार लगातार कदम उठा रही है और आगे भी कदम उठाती रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इंडिया है और स्टैगफ्लेशन यानी कि स्टैग्नेशन और इन्फ्लेशन जैसी कोई स्थिति नहीं है, और WPI यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो भी जो 21वें महीने के न्यूनतम स्तर पर है। तो काफी सारी बातों को लेकर उन्होंने जवाब दिया, और खासकर फिस्कल डेफिसिट की अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह से फिस्कल कंसोलिडेशन के लिए प्रतिबद्ध है। तो अब देखना होगा कि राज्यसभा में जो सदस्य हैं वो किस तरह की चिंता जताते हैं और किस तरह से वित्त मंत्री इन सारी चिंताओं का जवाब देती हैं जब अप्रोप्रिएशन बिल डिस्कस होगा। लेकिन देखिए प्रीति, क्योंकि अप्रोप्रिएशन बिल एक मनी बिल है, राज्यसभा की लिमिटेड पावर्स होती हैं, वो अपने रिकमेंडेशंस दे सकते हैं, लेकिन लोकसभा के ऊपर है या वो रिकमेंडेशंस एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। ये बिल वैसे भी डीम पास होता है। तो बेहद महत्वपूर्ण चर्चा आज इकोनॉमी को लेकर खासकर हमें राज्यसभा में देखने को मिल सकती है। बिल्कुल कृति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और राज्यसभा से जुड़ा तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। सुजीत जी, राज्यसभा में अगर हम देखें तो पहले मैं अगर प्रश्नकाल और 0R को लेकर ही बात करूं, जिस तरह से हमारे संवाददाता भी बता रही हैं कि तमाम अहम मसले हैं जो दिए गए हैं, तो आप मानते हैं कि गतिरोध का असर 0R और प्रश्नकाल पर ना पड़े? ये अपने आप में काफी अहम मुद्दे हैं जो आज लिस्टेड होने वाले हैं। बहुत ही अहम मुद्दे हैं। मैं देखा था आज शून्यकाल में जो लिस्टेड हैं वहाँ पे जो फार्मर सुसाइड को लेके, और एक आज हमारे देश में युवा सुसाइड एक बहुत बढ़ गया, बहुत ही चिंताजनक विषय है। इस पे भी एक लिस्ट है। और अपना प्रश्नकाल में आपका CSR फंड्स को लेके, उड़ान स्कीम को लेके, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को लेके, ऐसे बहुत सारे अहम मुद्दे लिस्टेड हैं। तो मैं उम्मीद रखूँगा कि आज प्रश्नकाल शुक्रवार को शून्यकाल गतिरोध की वजह चल नहीं पाया था। मेरा भी एक उसमें एक था मुद्दा, जो OTT प्लेटफॉर्म में जो सिगरेट एंड टोबैको प्रोडक्ट्स का एडवर्टाइजमेंट खुलेआम हो रहा है, उसका रेगुलेशन के लिए मैंने एक डाला था, लेकिन नहीं हो पाया उस दिन चर्चा। तो मैं उम्मीद रखूँगा आज कम से कम शून्यकाल और प्रश्नकाल दोनों ही अच्छा से चर्चा होगा। और एप्रोप्रिएशन बिल, जैसे कीर्ति जी बता रही थी, ये एक प्रोसेस है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, तो इसमें भी अच्छा चर्चा होने का उम्मीद है। देश की अर्थव्यवस्था को लेके ये सही है कि आज हम लोग फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। दुनिया भर में आज जितने विकसित देश हैं उनका जो ग्रोथ है 1%, लेस देन 1% है, किनका नेगेटिव भी है। हम लोग तो कम से कम 6.5-7% ग्रो कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन महंगाई एक रियलिटी है, महंगाई बेरोजगारी आज रियलिटी है। तो मैं उम्मीद रखूँगा कि मंत्री जी इस पर भी अपना मत रखेंगे और इसमें एक सुचारू रूप से चर्चा होगा। प्रदीप जी, आपसे भी मैं जो प्रश्नकाल और शून्यकाल है उसे लेकर ही सवाल करूंगी। आपको लग रहा है कि इनका सुचारू रूप से चलना जो संसदीय परंपरा है और जो सांसदों के अपने अधिकार हैं संसद में बोलने के, उस लिहाज से काफ़ी अहम है और ये सुचारू रूप से चलना चाहिए? निश्चित रूप से सांसदों के प्रश्न भी आने चाहिए, और क्योंकि क्षेत्र से संबंधित बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका संसद में जाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि क्षेत्र के लोगों की बहुत सारी अपेक्षाएं सांसद के प्रति रहती हैं कि उनको संसद में उठाया जाए, अपनी बात पहुंचाई जाए और उनका कुछ निराकरण निकल करके आए। तो मैं समझता हूं कि सारी बातों को लेकर के विपक्ष ने भी बड़े सकारात्मक विचारों के साथ संसद को सुचारू रूप से चलने देने में अहम भूमिका निभाने का काम करना चाहिए, न कि गतिरोध पैदा करने में अपनी एनर्जी लगाने का काम ना करें। तो मैं समझता हूँ कि अच्छे विचारों के साथ अपनी बात रखने का काम करें। सरकार प्रत्येक मुद्दे पर सकारात्मक तरीके से अपना पक्ष रखने के लिए तैयार है। माननीय लोकसभा अध्यक्ष भी बार बार विपक्ष से आग्रह करने का काम करते हैं, तो आप सुचारू रूप से चलने का काम संसद को करिएगा, तो हम लोग हर प्रकार की बात को आप लोगों को सुनेंगे और उस पर पूरा अवसर विपक्ष को भी देने का काम करेंगे। और जो सांसदों के विषय होते हैं उनको भी अपना अवसर ठीक प्रकार से मिलना चाहिए। ठीक है, अब एक बार जो लिस्टेड एजेंडा है उस पर विस्तार से नजर डाल लेते हैं। लोकसभा में आज संविधान अनुसूचित जनजातीय आदेश 4था संशोधन विधेयक 2022 और संविधान अनुसूचित जनजातीय आदेश 5वां संशोधन विधेयक 2022 विचार और पारित किए जाने के लिए पेश किया जाएगा। चौथे संशोधन विधेयक के माध्यम से कर्नाटक राज्य के संदर्भ में अनुसूचित जनजातियों की सूची को संशोधित किया जाना है। 5वें संशोधन विधेयक के जरिए छत्तीसगढ़ के संदर्भ में अनुसूचित जनजातियों की सूची को संशोधित किया जाना है।
इसके लिए संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश 1950 में संशोधन किए जाने पर विचार किया जाएगा। इस विधेयकों को सदन में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा विचार किए जाने के लिए पेश करेंगे। लोकसभा में आज समुद्री जल दस्युता रोधी विधेयक 2019 पर आगे की चर्चा होगी। विधेयक को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सदन में विचार और पारित करने का प्रस्ताव किया था। विधेयक को लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को पेश किया गया था। विधेयक पर संसद की स्थायी समिति ने 11 फरवरी 2021 को रिपोर्ट पेश की थी। ये विधेयक भारतीय अधिकारियों को गहरे समुद्र में समुद्री डकैती के खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम बनाता है। इसके जरिए खुले समुद्र में होने वाली डकैती के लिए दंड तय किए जाएंगे। राज्यसभा में आज 2 विधेयक विचार और लौटाए जाने के लिए कार्यसूची में शामिल हैं। विनियोग संख्यांक 5 विधेयक और विनियोग संख्यांक 4 विधेयक 2022 इस कार्यसूची में शामिल हैं। और एजेंडे पर ही अगर मैं बात करूं, जैसा मैं आपसे राकेश जी समझ भी रही थी कि आज का एजेंडा हम जो देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा उसमें मैं कहूं कि मतभेद नहीं है। तो ऐसे में आज के एजेंडे के हिसाब से आपको लग रहा है कि जो भी लिस्टेड एजेंडा है वो पूरा हो जाए? हाँ, निश्चित तौर पे जिस तरीके से मुझे लगता है अभी तक, मैं फिर से कहूँगा कि अभी तक जो जिस तरीके से सत्ता और विपक्ष के बीच में सहमति रही है, आज के कामकाज को लेके भी किसी तरह का मतभेद नहीं होगा। मतभेद की एक छोटी सी संभावना तैयार हुई थी भारत चीन वाले में, जिसमें रक्षा मंत्री के जवाब देने के बाद से वो आशंका भी समाप्त हुई। अब सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि हम चर्चा के लिए भी तैयार हैं। तो मुझे लगता है मतभेद की जो बुनियाद है वो बुनियाद पड़ चुकी है और अब कामकाज को लेके सभी सांसद सहमत है और विपक्ष भी सहमत है। कारण ये है, इस बार एक जो सुखद देखने को ये मिला कि विपक्ष की तरफ से भी सांसदों की चिंता देखी गई है, क्योंकि सांसद की सबसे बड़ी चिंता होती है सदन में अपनी बात को रखना, क्योंकि वो चाहता है कि सरकार के बीच में हमारी बात पहुंचे और हमारे क्षेत्र की समस्याओं को सरकार समझे और उस समस्या का निदान करे। अब अभी तक ये होता था कि तमाम तरह के गतिरोध पैदा होने के कारण सांसद अपनी बात नहीं रख पाता था और उसके चलते उसके क्षेत्र की समस्याएं यथावत रहती थी और सांसद सदन की कार्रवाई के बाद जब वापस अपने संसदीय क्षेत्र में जाता था तो वो कई तरह के सवालों से घिरा होता था और जनता के जवाब देने में असमर्थ होता था। अब जिस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से सदन चल रहा है उसमें सांसद को अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है, सरकार को उनके जो चिंताएं हैं उनका समाधान करने के लिए एक रास्ता मिल रहा है। तो अच्छा है कि सदन इसी तरह सुचारू रूप से चले, वो देश हित के लिए, जनहित के लिए उचित हो। प्रदीप जी, अगर हम समुद्री जल दस्युता वाला विधेयक देखें तो वो काफ़ी समय से लिस्टेड है और उस बिल के बारे में अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि समुद्री कानून को लेकर अभी तक ऐसा कोई कानून का प्रावधान हमारे पास नहीं रहा है, इसलिए इस क्षेत्र में कानून की कितनी ज़रूरत आप समझ रहे हैं, ये बिल कितना अहम है। और साथ ही जो संविधान संशोधन अनुसूचित जनजातियों को लेकर है, वो अलग अलग राज्यों की जो अलग अलग जातियां हैं उन्हें शामिल करने का जो बात है उसमें भी कोई मतभेद है नहीं सरकार और विपक्ष के बीच में। तो आप मान रहे हैं एजेंडे के हिसाब से स्मूथ रह सकता है अगर सहमति कामकाज को लेकर बने तो? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पूर्णतः रूप से आशा है कि जो विधेयक संसद में पारित होने के लिए लाए जाने का काम किया जा रहा है, तो मैं समझता हूं कि सरकार भी बहुत गंभीरता से चिंतन करने के बाद ही उसे संसद में प्रस्तुत करने का काम करती है और इसी आशा के साथ करती है कि इससे लोगों को लाभ होगा। जो विषय उससे छूटे हुए हैं उनको इसमें इम्प्लीमेंट करने के बाद उनको आगे बढ़ाने का काम किया जाए। जो जाति संबंधी विधेयक है उसमें भी उन सभी लोगों को लाभ दिए जाने के विषय हैं जिन लोगों को उनको लाभ दिया जाना चाहिए, जो अभी तक वंचित थे उनको मैं समझता हूं कि इस विधेयक के माध्यम से लाभ मिलने का काम होगा। बिल्कुल। सुजीत जी, जैसा आपने कहा, मैं राज्यसभा को लेकर अप्रोप्रिएशन बिल की बात करूं और हमने ये जाना भी है, समझा भी कि राज्यसभा के इसमें जो अधिकार हैं वो थोड़े सीमित हैं, लेकिन चर्चा के जो आयाम हैं और जो सुझाव हैं इस दौरान उन्हें कितना अहम मान रहे हैं आप? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा प्रीति जी, इसमें राज्यसभा का पावर्स लिमिटेड है क्योंकि ये मनी बिल है, तो कुछ सुझाव दे सकती है राज्यसभा, लेकिन वो लोकसभा उसको एक्सेप्ट करे ना करे वो लोकसभा के ऊपर है। लेकिन इस जो दौरान जो चर्चा होगी और विशेषकर खासकर जो महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके जो चर्चा होगी, जो चिंताएं विपक्ष के सांसद और बाकी सारे सांसद जो इसमें लाएंगे, तो ये बहुत अहम है। सरकार को इस पर विचार करने की ज़रूरत है। देखिए, आज ठीक है और डब्ल्यू होलसेल प्राइस इंडेक्स आपने जैसे बताया अभी 21 महीना 21 मंथ लो है, लेकिन कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन अभी भी 7% के आसपास है। ठीक है, हम लोग ये कहेंगे कि यूएस में 14% है, बाकी कंट्रीज में 100% से भी ऊपर जा चुका है।
इससे जो मध्यवित्त परिवार हैं, जो गरीब परिवार हैं, उनको क्या फ़र्क पड़ेगा? उनको तो बस यही देखना है कि अपना गैस सिलेंडर का रेट कितना है, आटा का रेट कितना है, वनस्पति घी का रेट कितना है। तो ये सब चीज़ जब सब्जी का रेट कितना है, तो ये सब चीज़ जब अब बहुत बढ़ गया है तो सरकार को कदम उठाना चाहिए। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा प्रीति जी, देखिए जो इन्फ्लेशन है ये जो लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई ड्रिवन है, ये जो आपका जो वेज हाइक हो गया या फिर मतलब डिमांड ड्रिवन नहीं है। तो लॉजिस्टिक्स और सप्लाई को गवर्नमेंट को इस पर विचार करनी चाहिए। मैं मानता हूँ कि चाइना में जो चल रहा है कोविड, यूक्रेन रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसके चलते पूरी दुनिया में एक सप्लाई चेन का डिसरप्शन हुआ है, ये मैं बिल्कुल मानता हूँ। ये भी मानता हूँ कि आज हमारा अर्थव्यवस्था बहुत ही अच्छी हालत में है, ये भी मैं बिल्कुल मानता हूँ। लेकिन महंगाई के ऊपर सरकार को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है और मुझे उम्मीद है कि आज की जो चर्चा होगी इसमें इस बारे में बहुत सारे अच्छे सुझाव आएंगे। बिल्कुल। और सुजीत जी, आपको और प्रदीप जी, आप दोनों को प्रोसीडिंग्स में भाग लेने के लिए जाना है, इसलिए इजाजत देंगे। सुजीत जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, प्रदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश शुक्ला जी, आप भी हमारे साथ संसद में आज में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में जुड़ने के लिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्नकाल की। और सबसे पहले लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान क्या कुछ रहेगा खास, इस पर एक नजर डालते हैं। संस्कृति, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास, शिक्षा, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, वित्त, श्रम और रोजगार, कौशल विकास और उद्यमशीलता, पर्यटन और जनजातीय कार्य मंत्रालय से जुड़े प्रश्न आज लोकसभा में पूछे जाने हैं। सांसद टी आर बालू उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय से उत्तर पूर्वी राज्यों से युवाओं के पलायन ब्यौरे से संबंधित सवाल पूछेंगे। सांसद संजय सेठ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से झारखंड में हाथियों के उत्पात से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद संजय जाधव श्रम और रोजगार मंत्रालय से खेतीहर मजदूरों के जीवन में सुधार और उनके कल्याण से संबंधित सवाल पूछेंगे। सांसद दीपक बैज वित्त मंत्रालय से बैंक ऋणों को बट्टे खाते में डालने के मामलों से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद एसआर पार्थिबन जनजातीय कार्य मंत्रालय से जनजातियों के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए आवंटित धनराशि से संबंधित सवाल पूछेंगे। सांसद विष्णुदत्त शर्मा संस्कृति मंत्रालय से खजुराहो में बुनियादी सुविधाओं से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद जीएम सिद्धेश्वरा कौशल और विकास उद्यमशीलता मंत्रालय से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले युवाओं के कौशल विकास से संबंधित सवाल पूछेंगे। सांसद तीरथ सिंह रावत शिक्षा मंत्रालय से केंद्रीय विद्यालयों के कर्मचारियों के कठिन स्थानों पर तैनाती से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद अशोक कुमार रावत पर्यटन मंत्रालय से रुइया फोर्ट मेमोरियल को केंद्रीय पर्यटन सूची में शामिल करने से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद कोथा प्रभाकर रेड्डी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से धूल कम करने संबंधी उपायों की निगरानी से जुड़ा प्रश्न करेंगे। सांसद कविता मलोथू शिक्षा मंत्रालय से मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद रमेश चंद्र माझी जनजातीय कार्य मंत्रालय से अनुसूचित जनजाति की सूची में कोंडा रेड्डी समुदाय से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया कौशल और विकास उद्यमशीलता मंत्रालय से बेरोजगार युवाओं के कौशल के विकास से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के संबंध में अध्ययन से संबंधित सवाल पूछेंगे। सांसद हनुमान बेनीवाल वित्त मंत्रालय से कृषि उपकरणों पर जीएसटी से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद महुआ मोइत्रा कौशल और विकास उद्यमशीलता मंत्रालय से कौशल विकास और कौशल उन्नयन से संबंधित प्रश्न करेंगे। सांसद पल्लव लोचन दास वित्त मंत्रालय से आयात शुल्क और शुल्क संबंधी अन्य छूट में बदलाव से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद पी वेलुसामी वित्त मंत्रालय से अर्थव्यवस्था में नकदी के चलन से संबंधित सवाल पूछेंगे। सांसद प्रोफेसर अच्युतानंद सामंत संस्कृति मंत्रालय से दिग्गज कलाकारों को वित्तीय सहायता दिए जाने से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद पी रविंद्रनाथ शिक्षा मंत्रालय से विद्यालयों में विशेष प्रकार की जरूरत वाले बच्चों के लिए उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं से जुड़ा सवाल करेंगे। प्रश्नकाल के दौरान राज्यसभा में आज नागर विमानन, कोयला, आवासन और शहरी कार्य, जल शक्ति, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्रालय से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। सांसद वंदना चौहान इस्पात मंत्रालय से इस्पात उद्योग से कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन से जुड़ा प्रश्न करेंगे।
सांसद संजीव अरोड़ा नागर विमानन मंत्रालय से भारत और कनाडा के बीच शुरू होने वाली उड़ान सेवा में अमृतसर और चंडीगढ़ को शामिल नहीं किए जाने से संबंधित सवाल करेंगे। सांसद धीरज प्रसाद साहू इस्पात मंत्रालय से प्रबंधन और गैर कार्यकारी कर्मचारियों के मध्य विभाजन के मानदंड से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। सांसद रंजीत रंजन कोयला मंत्रालय से देश में कोयला खदानों को कम दोहन से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद संतोष कुमार पी नागर विमानन मंत्रालय से कन्नूर और कालीकट विमानपत्तन के विकास के लिए उठाए जा रहे कदमों के संबंध में प्रश्न पूछेंगे। सांसद ममता मोहंता नागर विमानन मंत्रालय से उड़े देश का आम नागरिक यानी उड़ान योजना के तहत प्राप्त की गई उपलब्धियों से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद एस कल्याण सुंदरम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से ओएनजीसी की ओर से खर्च की गई कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी सीएसआर निधि से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद मस्तान राव बीड़ा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से ग्रामीण उद्योगों में महिलाओं की भागीदारी से जुड़ा प्रश्न करेंगे। सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से इथेनॉल की आपूर्ति के लिए पहली बार रुचि की अभिव्यक्ति यानी EOI मिलन के बाद क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, इससे जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद अब्दुल वहाब आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से शहरी भारत में बेघर लोगों के बारे में हुए किसी भी तरह के अध्ययन के ब्यौरे से जुड़ा सवाल करेंगे। सांसद JB माथेर ही श्रम कोयला मंत्रालय से मौजूदा खदानों की क्षमता को बढ़ाने के उपाय से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद डॉक्टर धर्मस्थल वीरेंद्र हेगड़े जल शक्ति मंत्रालय से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण की स्थिति से जुड़ा सवाल पूछेंगे। सांसद जग्गेश आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से पैदल चलने वालों के अधिकारों की रक्षा के लिए कानून बनाए जाने से संबंधित सवाल पूछेंगे। सांसद राघव चड्ढा नागर विमानन मंत्रालय से पंजाब राज्य में उड़ान योजना के तहत बने विमानपत्तनों के बारे में प्रश्न पूछेंगे। सांसद प्रियंका चतुर्वेदी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से उद्यम पोर्टल के पंजीकरण किए जाने से जुड़ा सवाल करेंगी। और इसी के साथ फिलहाल संसद में आज में इतना ही। अब से कुछ देर में लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने जा रही है। संसद टीवी लोकसभा पर आप लोकसभा और संसद टीवी राज्यसभा पर आप राज्यसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।